ये वाक्य राम पढ़ता है, वह एक लड़का है, वे लोग जाने लगे, उसे जाने दो। इस तरह के वाक्य हिंदी में मिलते हैं, जिसमें हम देखते हैं कि राम करता है, वह वे लोग उसे। कर्ता के बारे में हम लोग पहले जान चुके हैं कारक के अध्याय में। इसके बाद पढ़ता है, पढ़ता है, इसमें है, जाने लगे, जाने दो। इन शब्दों के बारे में जानेंगे कि कर्ता के बाद किसी वाक्य को पूर्ण करने के लिए ये शब्द दिए गए हैं। उसे जाने दो, तब वाक्य पूरा हुआ, जिसका कुछ सेंस है, अर्थ है, अवधारणा है। वे लोग जाने लगे, अन्य कोई भी शब्द नहीं है तो भी एक पूरा वाक्य है यह। तो कर्ता के साथ जो ये शब्द आ रहे हैं किसी वाक्य को पूरा करने के लिए, अन्य कारक न भी रहे तो एक वाक्य पूर्ण करने के लिए कर्ता के साथ साथ ये शब्द आए हैं। पढ़ता है, अब वह एक लड़का केवल कह दे तो पूरा वाक्य नहीं है लगा तो वाक्य पूरा हुआ। वे लोग जाने लगे लिखे हम तो पूरा वाक्य हुआ। तो कर्ता के साथ एक जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है एक वाक्य के पूरा होने के लिए, ये जो शब्द दे रहे हैं हम, जिनसे लगता है कि राम पढ़ता है, मतलब राम कुछ करता है, करने का भाव प्रकट है। वह एक लड़का है, होने का भाव प्रकट है। वे लोग जाने लगे, जाने लगे, जाना है, कुछ कर रहे हैं, उसे जाने दो। यहां भी कुछ होने का भाव है, होने देने का भाव है, कुछ करने का भाव है। तो हम देख रहे हैं कि ऐसे कुछ शब्द आते हैं वाक्य पूरा करने के लिए जिसमें कुछ करना या होना हो रहा है। वर्षा होने लगी, कुछ हो रही है। तो ये जो शब्द आ रहे हैं जिससे किसी काम के करने या होने का बोध होता है, हिंदी व्याकरण में इसे हम क्रिया नाम दिए हैं। क्रिया है जिससे कुछ करना या होना समझा जाए, जिस शब्द से कुछ करना या होना समझा जाए वो क्रिया है। संस्कृत में कहा गया है कि क्रियते इति क्रिया, डूइंग और बीइंग का भाव प्रकट होता है, किसी काम के करने या होने का भाव। क्रियते इति क्रिया, जो करते हैं हम वो क्रिया है। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि जिस शब्द से या शब्द समूह से, समूह भी है, जाने लगे, दो शब्द मिले हैं तो क्रिया बनी है। तो वर्ब जो है ये वर्ड और ग्रुप ऑफ वर्ड्स है। दो शब्द भी मिल के क्रियाओं का निर्माण होता है। यहां देख रहे हैं हम जाने लगे, एक शब्द ही नहीं है, दो शब्द हो गए। तो क्रिया एक शब्द है या शब्दों का समूह है। ए वर्ड और ग्रुप ऑफ वर्ड्स। तो इसकी परिभाषा हम देते हैं कि जिस शब्द से किसी कार्य के होने या करने का बोध हो उसे क्रिया कहते हैं। जैसे पढ़ना, लिखना, खेलना, कूदना, कुछ करने का भाव है इसमें। जिस शब्द से किसी काम के करने या होने का बोध हो उसे हम क्रिया कहते हैं। अब क्रिया का निर्माण जो हुआ है वो धातु से हुआ है। अंग्रेजी में भी, संस्कृत में भी, अंग्रेजी में भी रूट वर्ड है। रूट वर्ड से ही इंग्लिश के सभी शब्दों का निर्माण हुआ है। रूट, संस्कृत में भी धातु, रूट। क्रिया का मूल रूप है धातु, जिससे सभी शब्दों का निर्माण हुआ है। बिना रूट को जाने, धातु को जाने हम शब्द का सही अर्थ नहीं समझ सकते हैं। तो
हिंदी में भी धातु और उसमें प्रत्यय लगा करके पूर्ण क्रिया बनती है। जैसे पढ़ना हम लिख रहे हैं, इसमें पढ़ जो है रूट है, ये धातु है पढ़, और इसमें ना प्रत्यय लगा दिए हिंदी के तो हुआ पढ़ना क्रिया। धातु प्लस प्रत्यय, पढ़ना। लिख धातु है, ना प्रत्यय है, धातु प्लस प्रत्यय के योग से लिखना क्रिया हुई। जाना, दौड़ना, घूमना, आना, खाना, पीना, ये सब जो इंग्लिश में कहते हैं हम, टू रीड, टू ईट, टू गो, इनको ऑर्डिनरी वर्ब इंग्लिश में कहा जाता है। वर्ब के दो रूप इंग्लिश में, ऑर्डिनरी वर्ब, मॉडल वर्ब्स। जिनको टू रीड, टू ईट इन्फिनिटिव भी कहते हैं। देखेंगे विभिन्न क्रियाओं का रूप कैसे चलता है हिंदी में भी, इंग्लिश में भी। तो संस्कृत में भी धातु प्लस प्रत्यय तब क्रिया या किसी शब्द का निर्माण होता है। जैसे खाद धातु है, खाद माने खाना, इसमें प्रत्यय लग गया खादति तो क्रिया का निर्माण हुआ। खाद्य एक शब्द का निर्माण हो गया, खाद्य से ही बना है खाद्य, जो खाने लायक है, एडिबल खाद्य पदार्थ, खाद्य विशेषण हो गया यहां, वो भी धातु से ही बना है, खाद्य से। अद माने खाना, और इसको यदि भूतकाल बनाए अक्त तो हो गया है अन्न। अन्न जो हम लोग बोलते हैं, अन्न वद से ही बना है, खाने लायक जो चीजें हैं। अद माने खाना, तो धातु में प्रत्यय लगा करके क्रिया का निर्माण होता है, अन्य शब्दों का भी निर्माण होता है संस्कृत में। धातु दो प्रकार के, धातुएं दो प्रकार की होती हैं, मूल धातु और एक यौगिक धातु। मूल धातु क्या है? पढ़, हिंदी में, हिंदी की बात कर रहे हैं। जैसे ये क्या है? मूल धातु है पढ़, पढ़ मूल धातु है। और यौगिक धातु से कहेंगे जो मूल धातुओं में प्रत्यय लगा के या कई धातुओं के योग से जो बनता है वो मूल धातु है। संज्ञा विशेषण में प्रत्यय लगा करके हम यौगिक धातु बना सकते हैं। पढ़ लिख ये मूल धातु, पढ़ना लिखना ये यौगिक धातु, पढ़कर लिख कर यौगिक धातु। तो जब कर्ता किसी कार्य को संपन्न करके दूसरे किसी कार्य को करने की प्रेरणा देता है वो भी यौगिक धातु में आते हैं। लिखवाना, लिखाना, लिख मूल धातु है और उसमें आना वाना प्रत्यय लगा दिए, यौगिक धातु हो गया। उस तरह से हम प्रणार्थक क्रिया बनाते हैं, आगे देखेंगे। तो धातु दो तरह के, मूल धातु और यौगिक धातु। यौगिक धातु ये तीनों भाषाओं की बात कर रहे हैं। हिंदी में भी धातु है, इंग्लिश में भी रूट वर्ड है। रूट वर्ड जानेंगे तो एक रूट से कई शब्दों के अर्थ जानेंगे। अब पेंडेयर है तो सस्पेंड, पेंडुलम, पेन, पेंडिंग, एक ही रूट है या कई शब्द बन रहे हैं, बहुत सारे शब्द बन जाएंगे एक ही रूट से। इसलिए रूट का वैल्यू है, इसलिए धातु का महत्व है। हिंदी में भी संस्कृत में भी एक ही धातु से कई कई शब्द बनाते हैं। संस्कृत में तो सब शब्द ही धातु से बना है, प्रत्यय लगाकर।
संज्ञा विशेषण में भी हम प्रत्यय लगा करके और बनाते हैं। आगे देखते हैं। एक है लिखना है क्रिया, लिख में ना लगा दिए, लिख में आना लगा दिए तो लिखाना, वाना लगा दिए तो लिखवाना, मूल धातु में लिख में प्रत्यय लगा के क्रिया का रूप बदल रहे हैं। लिख लिखना, लिखाना मैं उसे लिखा रहा हूं, लिखवा रहा हूं। राम उसे पत्र लिखाता है लिखवाता है। तो प्रत्यय लगा करके मूल धातु में और विभिन्न प्रकार की क्रियाएं बनाते हैं। इसे हम प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। कर्ता जब स्वयं न करके दूसरे से कोई कार्य कराए वो प्रेरणार्थक क्रिया, क्रिया का एक रूप है। वो मूल धातु में प्रत्यय लगा के प्रेरणार्थक क्रिया बना दिए। मूल धातु में प्रत्यय लगा के पूर्वकालिक क्रिया बना सकते हैं। तो प्रेरणार्थक क्रिया है यह, प्रेरणार्थक, जिसे अंग्रेजी में हम काजेटिव वर्ब कहते हैं। जगना, जगाना, जगवाना प्रेरणार्थक क्रिया। इसमें एक थोड़ा सा नियम की बात है, बताते हैं, ध्यान रहने से शुद्ध लिख पढ़ पाएंगे हम। जग है, ना लगा दिए जगना, जागना, जागना भी कहते हैं। जग गया, जागना। लेकिन जब प्रेरणार्थक बनाएंगे तो ये जो दीर्घ रहता है शुरू वाला वो ह्रस्व में बदल जाता है। यदि जागना से हम बनाते हैं प्रेरणार्थक तो हो जाएगा जगाना। अब ये जा था, ये ज हो गया। जगवाना वो भी ज है। ओ कार्य यदि रहता है जैसे बोलना, ये ओ जो है प्रेरणार्थक बनाएंगे तो ऊ में बदलता है। जैसे बोलना है, बोलना से बुलाना, तो ये कैसे प्रेरणार्थक में बदल गया। बो था लेकिन हो गया बू। बोलना, बुलवाना, बुलाना, बुलवाना, खोदना, खुदवाना, खो का खू हो गया। दीर्घई का हर्षई हो जाता है। ये देखने लायक चीज है, दोनों में अंतर। दोनों में अंतर, जिसे डूबना है, जब इसको बनाएंगे हम प्रेरणार्थक तो दीर्घऊ का हर्षऊ हो जाता है, डुबाना। इसका क्या हो जाएगा, डुबाना। डुबवाना, डुबाना लिखना हो तो हम डुबाना का अनुकरण करके नहीं लिख सकते हैं। डुबना में दीर्घऊ है और डुबाना में हर्षऊ है। इसी तरह से भिगोना, भींगना, और उसका अर्थ भी बदलता है। भीगना, भीगना, भीगना में और भिगोना तो हर्षई हो जाएगा, टू वेट। और भीगना, स्वयं भीग रहे हैं तो टू बी वेट, भीगना।
लेकिन जब इसको कहेंगे हम भिगोना, भिगोना, तो यह हर्षई हो जाता है। भिगोना, ये सावधान रहने की चीजें हैं। भींगना हम जान रहे हैं कि ऐसे लिखा जा रहा है, लेकिन जब प्रणार्थक बनाएंगे तो हर्षई हो जा रहा है। एक रोजमर्रा की शब्द जो हम प्रयोग कर रहे हैं, नहीं ध्यान देने से भी गलती होता है। सीखना, लेकिन जब इसको प्रणार्थक बनाते हैं तो यह हर्षई हो जाता है। आप यदि सिखाना भी ऐसे ही लिखते हैं कि भाई सीख तो ऐसे है दीर्घई से, फूलों से नहीं तो हंसना सीखो, वो तो दीर्घई से लिखा है, सीखना सीखो। सिखाना भी लेकिन यदि हम दीर्घई से लिख देते हैं तो गलत हो गया। प्रणार्थक बनाते हैं तो दीर्घऊ का ह्रस्व, दीर्घई का हर्षई, ओ का दीर्घऊ हर्षऊ, ये नियम है, एक बदलता है। महत्वपूर्ण नियम है, जानने लायक चीज है, नहीं तो लिखते समय स्लिप कर सकते हैं हम। पीटना, पीटना एक शब्द है। पीटना, वह पीटता है, दूसरे को पीटता है, पीटना। इसका है टू बीट, बीट माने पीटना। लेकिन यदि इसको हर्षई कर दें, ये प्रेरणार्थक तो नहीं है, लेकिन अंतर बता रहे हैं कि दीर्घई देने से हर्षई देने से क्या अंतर हो जाएगा। और सावधान सजग रहने की जरूरत है, यहां लिखते समय दोनों का अर्थ बदल गया है। ये पीटना है टू बीट, ये पीटना है स्वयं पीट जाना, वह पिट गया। राम पिट रहा है, मतलब राम पिट रहा है माने यदि हम दीर्घई दे देते हैं राम पिट रहा है तो वह श्याम को पिट रहा है स्वयं। लेकिन हर्षई दे दिए कि राम पिट रहा है तो उसकी को कोई दूसरा पिट रहा है। इस पिटना का अर्थ हो जाएगा टू बी बीटन, टू बी बीटन, स्वयं पिट जाना। लूटना, लूटना, ये लूटना है, दूसरों को लूटना। लेकिन यदि हर्षऊ कर दें तो स्वयं का लूटना। हम लूट गए, लूट गए तो ये हो जाएगा लूट गए, हम ही लूट गए। खींचना में भी है, ये खींचना, खींच रहे हैं हम किस चीज को, खींचना, खींचना, अपनी ओर खींचो। लेकिन यदि हर्षई दे दे, यहां कहीं लिखा गया है तो खींचना माने स्वयं खींच जाना। इसका अर्थ है टू पुल, तो इसका अर्थ है टू बी पुल्ड, उसकी खिंचाई हो रही है, मतलब ये हर्षई लिखना पड़ेगा। तार खींच गए, तार खींच गए माने ये खींचना। ये टू पुल है तो यह टू बी पुल्ड है, स्वयं खींच जाना। खिंचाई, पिटाई, ये सब दीर्घई से ह्रस्वी में बदलते हैं शब्द, और उनका अर्थ भी बदलता है। खिलाना, खिलाना के कई अर्थ हैं। खिलाना जब हम लिख दिए, खिलाना काजेटिव भी है, टू काज, खिलाना
टू काज टू ईट, एक ये हो गया प्रणर्थक हो गया, टू काज टू ईट, जिसका अर्थ होता है टू फीड भी कह सकते हैं। फीड माने खिलाना, खिलाना प्रणर्थक भी है। टू काज टू ईट, दूसरों को खिलाना। टू फीड माने खिलाना, भोजन कराना। खिलाना, खिलाना प्लेइंग भी है। टू काज टू प्ले, दूसरों को खिलाना, खिलाना जिसको हम लोग कहते हैं, खिलाना इस सेंस में भी प्रयुक्त होता है। टू काज टू प्ले। तो एक शब्द के कई कई अर्थ होते हैं इस तरह से। खिलाना एक तरह से प्रणर्थक क्रिया भी है। दूसरों को खिला रहे हैं, स्वयं करता अपने खिला रहा है तो प्रणर्थक नहीं है। खिलवाना दूसरों से प्रणर्थक है। अब संयुक्त एक है, दो धातुओं के योग से कैसे संयुक्त धात क्रिया बनती है। दो धात, धात प्लस धात क्रिया, दो धातुओं के मतलब पढ़ना लिखना, जिसे हम लोग कहते हैं पढ़ लिख। पढ़ना लिखना सीखो, संयुक्त क्रिया हो गई है पढ़ना लिखना। पढ़ लिख दो धातुओं के योग से ही बना है। ये यौगिक धातु है, पढ़ लिख दोनों, पढ़ना लिखना दो संयुक्त क्रियाएं हो गई। दो धातुओं के योग से यौगिक क्रिया बनी पढ़ना लिखना। धातु के ही क्रम में एक शब्द है नाम धातु, वर्बियल नाउन, नॉमिनल वर्ब, नाम धातु। ये क्या है नाम धातु? अंग्रेजी में भी ये है वर्बियल नाउन। या इसको हम नॉमिनल वर्ब भी कहते हैं। नाउन माने नाम, इसमें नॉमिनल माने भी नाम, वर्बियल वर्ब भी है, दोनों तरफ वर्ब, इधर वर्बियल इधर वर्ब, इधर नाउन इधर नॉमिनल। नाम धातु अंग्रेजी में वर्बियल नाउन क्या है? जो धातु संज्ञा या विशेषण में प्रत्यय लगाकर बनाई जाए वो नाम धातु है। नाम से यह स्पष्ट है। नाम, इसके बाद धातु। नाम क्या है? संज्ञा। संज्ञा में प्रत्यय लगा के बनाते हैं कोई क्रिया तो नाम धातु कहलाएगी। उस क्रिया का नाम बदल गया है। किसी विशेषण में प्रत्यय लगाकर क्रिया बना दिए वो नाम धातु क्रिया है, वर्बियल नाउन है, वो नॉमिनल वर्ब है। वो जैसे संज्ञा से हम क्रिया बनाते हैं, कैसे? संज्ञा से क्रिया, टक्कर, ऐसे हम क्रिया बना दिए टकराना। ये टकराना का क्रिया तो है ही, लेकिन संज्ञा में धातु लगा के बना है, इसलिए इसको हम नाम धातु कह सकते हैं। शर्म संज्ञा है, शर्म। इसमें यदि हम प्रत्यय लगा दें तो ये हो जाएगा शर्माना। ये क्रिया है नाम धातु। इसी को नॉमिनल वर्ब कहते हैं। ये वर्ब है लेकिन संज्ञा से बना है। स्वीकार संज्ञा है, स्वीकारना। डकार, डकारना। इंकार, इंकार करना या इंकारना। विशेषण से भी बनते हैं क्रिया।
खोजेंगे, बहुत सारे शब्द हैं ऐसे संज्ञा से क्रिया बनाए हैं। विशेषण, विशेषण से क्रिया। गरम, गरम विशेषण है, गरम पानी, गरम पदार्थ, इससे हम क्रिया बना दिए गरमाना। ये नाम धातु है, विशेषण से बना। पागल, क्रिया बना दिए पगलाना, नाम धातु है, इस क्रिया का नाम है। लंगड़ा, इधर बना दिया लंगड़ाना। ये लंगड़ा विशेषण है और लंगड़ाना नाम धातु क्रिया हो गई है। चिकना, चिकना पदार्थ कम प्रयोग कीजिए, चिकना विशेषण है और उससे हम क्रिया बना दिए चिकनाना। तो संज्ञा से प्रत्यय लगा करके क्रिया, विशेषण से प्रत्यय लगा करके जो क्रिया बनती है वो नाम धातु है। इस तरह से मैंने धातुओं की चर्चा की है कि कैसे धात प्रत्यय लगा करके, संज्ञा विशेषण से प्रत्यय लगा करके, कैसे प्रत्यय लगा करके हम शब्द निर्माण करते हैं। क्रिया भी बना सकते हैं, अन्य शब्द भी बना सकते हैं प्रत्यय लगा के। तो धातुओं का महत्व है, रूट का महत्व है। हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी में प्रत्यय का महत्व है, चूंकि उन्हीं से शब्दों का निर्माण होता है। अब देखते हैं हिंदी में हम क्रिया के भेद। बहुत संक्षेप में खत्म करेंगे इसको हम। क्रिया के भेद, कर्म के अनुसार या रचना की दृष्टि से क्रिया के दो भेद हैं हिंदी में। पहला सकर्मक, जिसको अंग्रेजी में ट्रांजिटिव कहते हैं, ट्रांजिटिव वर्ब। दूसरा है अकर्मक, इंट्रांजिटिव। यह नाम से ही स्पष्ट है, नाम रखा गया है। सकर्मक क्रिया मतलब जिस क्रिया के साथ कर्म भी हो या कर्म आने की संभावना हो। सकर्मक क्रिया वो है कि जिसके साथ कर्म आए या कर्म आने की संभावना हो। अकर्मक क्रिया क्या है कि जिसके साथ कर्म न है और न आने की संभावना है, वो अकर्मक क्रिया है। ट्रांजिटिव इंग्लिश में नाम क्यों रखा गया है? क्योंकि क्रिया का जो रिजल्ट है, प्रभाव है, वो ट्रांजिट हो जाता है कर्ता के अलावे अन्य किसी दूसरे वस्तु, व्यक्ति, स्थान पर, वस्तु व्यक्ति पर। इनट्रांजिटिव क्या है? जिसका ट्रांजिशन, जिसका फल, परिणाम, प्रभाव किसी दूसरे व्यक्ति, वस्तु पर ट्रांजिट न हो, वो इनट्रांजिटिव वर्ब है। उदाहरण देखते हैं सकर्मक क्रिया का। राम किताब पढ़ता है। आराम करता है, पढ़ता है क्रिया है। ये दोनों जान गए हम। तब जो शेष बचा किताब, ये क्या है? हिंदी अंग्रेजी दोनों से। यह जो क्रिया है, क्रिया का ही भेद है सकर्मक, कर्ता से मतलब नहीं है। पढ़ता है जो क्रिया है,
वो सकर्मक है कि अकर्मक है? तो कर्म तो पहचान रहे हम कि यह कर्म है किताब। पढ़ना का प्रभाव कर्ता के अलावे किताब पर भी पड़ता है। वो ट्रांजिट हो रहा है, उसका इफेक्ट किताब पर। राम किताब पढ़ता है। क्या पढ़ता है? किताब पढ़ता है। सकर्मक अकर्मक क्रिया पहचानने का नियम है। क्या, किसको, किसे प्रश्न लगाकर कीजिए क्रिया में, यदि कोई उत्तर आता है तो सकर्मक क्रिया है वो। राम क्या पढ़ता है? उत्तर आ जाएगा किताब, इसलिए कर्म है यह। तो पढ़ना है जो क्रिया सकर्मक है। यदि किताब नहीं भी रहे, केवल राम पढ़ता है, तो ये नहीं कहेंगे कि पढ़ना क्रिया अकर्मक है। यहां कर्म है नहीं इस वाक्य में, लेकिन अपने मूल रूप में जो पढ़ना क्रिया है वो सकर्मक है। क्योंकि यहां कर्म आने की संभावना है। कर्म दिखाई देता है वाक्य में तो सकर्मक है, नहीं है आने की संभावना रहती है, क्या, किसे, किसको का प्रश्न का उत्तर मिल सकता है तो सकर्मक है। राम पढ़ता है। क्या पढ़ता है? कुछ पढ़ता होगा, कुछ उत्तर आने की संभावना है, इसलिए सकर्मक है पढ़ना। कोई भी क्रिया पहचानना हो कि सकर्मक है कि अकर्मक है, तो क्या, किसे, किसको प्रश्न लगा के उत्तर खोज सकते हैं। नहीं मिलेगा उत्तर तो अकर्मक है। जैसे राम हंसता है, यहां कर्म तो है नहीं, और आने की संभावना भी देख रहे हैं। राम क्या हंसता है, इसका कोई उत्तर नहीं मिलेगा, कोई वस्तु आंसर नहीं आएगा। ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट माने वस्तु, व्यक्ति भी। राम किसे हंसता है, कोई उत्तर नहीं। राम किसको हंसता है, कोई उत्तर नहीं। अब ये हो सकता है कि राम किस पर हंसता है, तो पर ऑन जब आएगा तो प्रीपोजिशन है। इंग्लिश में भी प्रीपोजिशन के बाद नाउन इंट्रांजिटिव वर्ब के बाद ही आता है। इंट्रांजिटिव वर्ब है तो उसके बाद प्रीपोजिशन देके ही नाउन लेंगे, सीधे नहीं। राम मुझ पर हंसता है, तो किस पर वो प्रीपोजिशन लगा, तो इसलिए अकर्मक है। और सकर्मक क्रिया सीधे कर्म लेती है, किसी प्रीपोजिशन की जरूरत नहीं है। राम रीड्स ए बुक, लेकिन राम गोज, राम जाता है। यहां कर्म नहीं है, ना आने की संभावना है। राम क्या जाता है, किसे जाता है, किसको जाता है, कोई आंसर नहीं। हाँ, राम कहां जाता है तो आंसर है बक्सर, पटना। इसको देखते हैं कि राम गोज, अब सीधे बक्सर नहीं लिख सकते हैं हम, टू देना होगा, क्योंकि अकर्मक इंट्रांजिटिव वर्ब है, सीधे बक्सर नहीं, टू प्रीपोजिशन बीच में लगा और तब ऑब्जेक्ट आया है। तो इंग्लिश में भी पहचान है, प्रीपोजिशन ले जो क्रिया, और हिंदी में न कर्म आए न कर्म आने की संभावना है, तो अकर्मक क्रिया है। पहचान हो गया क्या, किसे किसको, किसे और किसको एक ही चीज है। ये क्रिया का मूल भेद है। सकर्मक और अकर्मक दो तरह की क्रियाएं होती हैं। क्रिया के अन्य रूप भी हैं, उसको देखते हैं। क्रिया के अन्य रूप, ये नहीं जान रहे हैं क्रिया के भेद, क्रिया के रूप, तो भी हम प्रयोग करते हैं। निबंध लिख ही लेते हैं, सब कुछ बोल लेते हैं, लेकिन पहचान की बात आती है कि क्रिया क्या है, कितने भेद हैं, क्रिया के अन्य रूप कौन कौन से हैं, नाम धातु क्या है, ये जानना, तब ये पढ़ना पड़ेगा। क्रिया के अन्य रूप, पहला, क्रिया के अन्य 12 रूप हैं। 12 रूप हैं अभी क्रिया के, भेद नहीं, रूप, किस किस रूप में ये क्रियाएं आती हैं।
पहला है सहायक क्रिया। सहायक क्रिया जिसको हम ऑक्सिलरी वर्ब कहेंगे। ऑक्सिलरी वर्ब इंग्लिश में तो ऑक्सिलरी वर्ब और हेल्पिंग वर्ब एक ही है, लेकिन हिंदी में हम उसको दो तरह से देखते हैं, ऑक्सिलरी और हेल्पिंग को। ऑक्सिलरी वो है जो किसी मेन की सहायक हो। सहायक क्रिया के दो रूप हिंदी में देखेंगे हम। एक है जैसे राम पढ़ता है, राम पढ़ता है, ये मुख्य क्रिया है और ये सहायक क्रिया है। और यह जो है हिंदी में, इंग्लिश में इसको लिखेंगे तो राम रीड्स, कोई सहायक क्रिया ऑक्सिलरी वर्ब नहीं है, लेकिन हिंदी में मुख्य क्रिया की जो सहायता करती है क्रिया वो ऑक्सिलरी, उसे हम सहायक क्रिया कहते हैं। जैसे है राम पढ़ता, केवल इतना कहने से सेंटेंस पूरा नहीं हुआ, तो मुख्य क्रिया की जो सहायता करे वो सहायक क्रिया ऑक्सिलरी वर्ब हिंदी में। मुख्य क्रिया के अर्थ को स्पष्ट करने एवं पूर्ण करने के लिए, काल का संकेत करने के लिए जो है वो सहायक क्रिया अलग है, दैट इज यूज्ड विद ए मेन वर्ब। ये पहचान है इसकी कि मुख्य क्रिया के साथ ही प्रयुक्त है। ये सहायक क्रिया अलग है एक हिंदी में। दूसरी एक सहायक क्रिया है इसको अंग्रेजी में हम हिंदी में अंतर करने के लिए हेल्पिंग वर्ब कहेंगे। अंग्रेजी में ऑक्सिलरी वर्ब हेल्पिंग वर्ब एक ही है, लेकिन यहां हम अंतर कर रहे हैं कि दो तरह के कार्य हैं सहायक क्रिया के हिंदी में। एक तो मुख्य क्रिया के अर्थ को स्पष्ट करे, काल को बताए, उसके भाव को पूर्ण करे, और दूसरा एक सहायक क्रिया है इस तरह का, राम एक लड़का है। ये दो तरह का है। राम पढ़ता है के साथ जो है वो दूसरे तरह का है, और राम एक लड़का है यह है, ये खुद ही मुख्य क्रिया का काम कर रही है। इस सहायक क्रिया अलग तरह की है, पढ़ता है लड़का है में अंतर है। तो ये जो सहायक क्रिया है इसके लिए हमने अलग दिया हिंदी में हेल्पिंग वर्ब, राम एक लड़का है। इसका अंतर है ना, वो मुख्य क्रिया की सहायता कर रही है, राम पढ़ता है, और यहाँ मुख्य क्रिया नहीं है, विदाउट मेन वर्ब ये प्रयोग है इसका। इसलिए अलग तरह के हिंदी में हम इसको वर्णित किए हैं, वर्गीकृत किए हैं। एक है तीसरा लिखेंगे हम द्विकर्मक क्रिया। द्विकर्मक क्रिया। द्विकर्मक क्रिया नाम से स्पष्ट है, द्विकर्मक क्रिया कि यह वर्ब हैविंग टू ऑब्जेक्ट्स, डबल ट्रांजिटिव वर्ब, वर्ब हैविंग टू ऑब्जेक्ट्स, दो दो कर्म लेती है यह क्रिया, इसलिए द्विकर्मक क्रिया नाम ही है द्विकर्मक, जिसके दो दो कर्म हो। डबल ट्रांजिटिव वर्ब, दो दो और ट्रांजिटिव वर्ब भी है। ऐसी क्रियाएं हैं कौन कौन? देना, पढ़ाना,
लेना, बताना, देना, देना, पढ़ाना, बताना, लेना, ये द्विकर्मक क्रियाएं हैं। देना जब भी क्रिया का प्रयोग करेंगे तो दो कर्म आएंगे। उसने मुझे किताब दिया, केवल इतना ही कहें कि उसने किताब दिया तो जरूर किसी को दिया, किसे दिया सवाल है। तो देना जो है द्विकर्मक क्रिया है। उसने मुझे किताब दिया, उसने मुझे किताब दिया, दिया। इसमें एक कर्म यह है, एक कर्म यह है। ये जो देना है डबल ट्रांजिटिव वर्ब है, द्विकर्मक क्रिया है। इसमें एक प्राणीवाचक होता है, एक अप्राणीवाचक। जो अप्राणीवाचक है किताब, वही प्रत्यक्ष कर्म है और यह अप्रत्यक्ष कर्म है। इंग्लिश में भी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। हिंदी में भी प्रत्यक्ष कर्म और अप्रत्यक्ष कर्म। पहचान ये है कि जो अप्राणीवाचक है कोई ऑब्जेक्ट, वो प्रत्यक्ष कर्म है, और जो प्राणीवाचक है वो अप्रत्यक्ष कर्म है। किसी को ही कुछ दिया जाएगा, किसी को अप्रत्यक्ष कर्म प्राणीवाचक हो जाएगा, कुछ अप्राणीवाचक प्रत्यक्ष कर्म, किसी को प्राणीवाचक अप्रत्यक्ष कर्म, तो द्विकर्मक क्रिया। मैंने पढ़ाया, यहां छिपा है किसको पढ़ाया। मैंने राम को पढ़ाया, मैं राम को पढ़ाता हूं, तो पढ़ाना जो है वो भी द्विकर्मक है और उसमें एक अप्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष कर्म आएंगे। लेना, मैं किताब लेता हूं तो जरूर किसी से लेता हूं। बताना, किसी को कुछ बताना। मैंने राम को एक बात बताई, प्राणी और प्राणीवाचक दोनों आ गए। राम ने मोहन को पुस्तक दी, मोहन पुस्तक। अब एक अगला है नाम बोधक क्रिया। नाम बोधक क्रिया, नाम से ही स्पष्ट है कि यह संज्ञा और विशेषण से क्रिया बनी है। संज्ञा या विशेषण में क्रिया लगा के जो क्रिया बनाते हैं वो नाम बोधक क्रिया है। नॉमिनल, जैसे वहां नाम धातु बताए थे। लाठी मारना, लाठी क्या है, लाठी संज्ञा है, ऐसे क्रिया लगाकर बना दिए लाठी मारना। इस तरह की क्रियाओं का प्रयोग करते हैं सेंटेंस में, हम नाम नहीं जानते हैं। ये नाम बोधक क्रिया इसका नाम दे सकते हैं। एक क्रिया का यह रूप है, यह भी है, ये नाम बोधक क्रिया है। लाठी मारना, वाण चलाना, लात मारना, हाथ मारना, साइकिल चलाना, सब संज्ञाओं में क्रिया लगा के क्रिया बनाए हैं। ये जो रूप है क्रिया का वो नाम बोधक क्रिया है। तो पढ़ते समय टेक्स्ट बुक जब पढ़ते हैं, किसी भी विषय का किताब पढ़ते हैं, उसमें जो आ रहे हैं शब्द जब जानेंगे तो परिचय उससे होगा, तो एक अलग तरह की अनुभूति होती है कि नहीं हम इसको जान रहे हैं। अब वाण चलाना कोई पूछ दे कि कौन सी क्रिया है भाई, नाम बोधक क्रिया का एक रूप है। विशेषण में भी क्रिया लगा के, जैसे सुखी विशेषण है सुखी, हमने क्रिया बना दिया सुखी होना।
तो विशेषण में क्रिया लगा, ये नामबोधक क्रिया है। निराश होना, निराश करना, न रहो न निराश करो, तो विशेषण में क्रिया लगा के बना रहे हैं नामबोधक क्रिया। प्रसन्न होना, प्रसन्न विशेषण है, होना क्रिया लगी, प्रसन्न होना नामबोधक क्रिया है। अगला है पूर्वकालिक क्रिया, पांचवा रूप। पूर्वकालिक, यदि नाम पर ध्यान देंगे तो उससे भी बहुत कुछ स्पष्ट हो जाता है। पूर्वकालिक क्रिया क्या है? पूर्वकालिक क्रिया फॉर्मर टाइम्स वर्ब, फॉर्मर टाइम्स, जो काम पहले हो चुका है। जैसे वह खाकर बाजार गया, खाकर, फॉर्मर काम पहले हो गया, वह खाकर बाजार गया, खाकर पूर्वकालिक क्रिया है। मैं नहाकर खाता हूं, नहाकर पूर्वकालिक क्रिया है, पूर्व समय में हो चुकी है। तो नहाकर क्या है? पूर्वकालिक क्रिया है। प्रयोग करते हैं हम लोग रोज रोज, तो रोज हम बोलते हैं, लिखते हैं, पढ़ते हैं, उसको जानते भी हैं, इसलिए व्याकरण। अगला है छठवां, क्रियार्थक संज्ञा, वर्बल नाउन, जीरंड अंग्रेजी में जिसको कहते हैं, क्रियार्थक संज्ञा छठा है। क्रियार्थक संज्ञा वो क्रिया का एक रूप है जो संज्ञा का काम करता है, वो क्रियार्थक संज्ञा, वर्बल नाउन। वर्बल नाउन का अर्थ हुआ कि वर्ब से वो नाउन बना है, काम वाक्य में नाउन का कर रहा है, लेकिन है वर्ब ही का एक रूप, जीरन, वर्बल नाउन, क्रियार्थक संज्ञा। जैसे हम लोग ट्रांसलेशन भी बनाते हैं, टहलना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। टहलना क्या है? यहां मूलतः तो ये वर्ब ही है, लेकिन वाक्य में प्रयोग किया है कि टहलना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है, तो टहलना यहां वर्बल नाउन है, जिरंट। टू वॉक इज यूजफुल, वॉकिंग इज यूजफुल। टू वॉक इन्फिनिटिव वैसे भी बनाते हैं, वॉकिंग जिरंट इससे ऐसे बनाते हैं। क्रिया का रूप है टू वॉक और वॉकिंग, लेकिन वो संज्ञा का काम कर रहा है। यहाँ टहलना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है, और वही करता भी है। टहलना के लिए स्वास्थ्य, टहलना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है, टहलना यहाँ कर्ता का काम कर रहा है, उसी के अनुसार क्रिया है। वॉकिंग इज यूजफुल, टहलना लाभदायक है। यह है क्रियार्थक संज्ञा जिरंट, वॉकिंग इज यूजफुल। संयुक्त क्रिया, कंपाउंड वर्ब जिसको कहते हैं, क्रिया प्लस क्रिया से बना है। आगे है सातवां, संयुक्त क्रिया। ये क्रिया के भेद नहीं है, क्रिया के रूप है। कितने रूपों में क्रिया आती है वाक्यों में। जैसे वह खा चुका है, खा चुका, खा चुका, एक ये क्रिया, एक ये क्रिया, दो बन गया ये रूप जो है, इसको हम संयुक्त क्रिया कहते हैं। वह जाने लगा, जाने लगा, ये संयुक्त क्रिया है। वह दौड़ सकता है, दौड़ तो क्रिया है ही, एक सकता है आ गया, ये संयुक्त क्रिया है, दौड़ सकता है। अब जो संयुक्त क्रिया हम बताए हैं, ये भी कई प्रकार के इसके रूप हैं। दो क्रियाओं के मेल से जो बनता है, इसको देखते हैं। एक है आरंभ बोधक, जैसे मैंने कहा कि वह जाने लगा, किसी काम को आरंभ कर रहा है, ये संयुक्त क्रिया है, जाने लगा, आरंभ बोधक क्रिया। दूसरा है समाप्ति बोधक, वह जा चुका है, ये संयुक्त क्रिया ही है, लेकिन समाप्ति का बोध कर रहा है, वह जा चुका है। आकस्मिकता बोधक, वह रो पड़ा,
ये क्रियाओं के रूप की चर्चा कर रहे हैं कि कैसी कैसी क्रियाएं हिंदी भाषा में प्रयुक्त होती हैं। वह रो पड़ा, आकस्मिक हुआ है, रो पड़ा अचानक। वह दौड़ पड़ा, आकस्मिकता बोधक। उठ बैठा, आकस्मिकता बोधक। ये संयुक्त क्रिया की ही बात कर रहे हैं। निरंतरता बोधक, वह हंसता रहता है, वह हंसता रहा है। He kept on laughing। अंग्रेजी हिंदी बहुत मिलता जुलता है। वह हंसता रहा, निरंतरता बोधक संयुक्त क्रिया है, हंसता रहा, वह हंसता रहता है। He keeps on laughing, अंग्रेजी इसकी बनाते हैं हम लोग। He goes on laughing, he went on laughing। तो ये क्या है? निरंतरता बोधक। वह हंसता रहता है, वह हंसता रहा, निरंतर, लगातार कुछ देर होने की बात है। अभ्यास बोधक, वह आया करता है, जाया करता है, वह पढ़ा करता है। अभ्यास का बोध कराता है, तो आया करता है, जाया करता है, पढ़ा करता है, खेला करता है। ये संयुक्त क्रिया है, आया करता, पढ़ा करता, और यह अभ्यास बोधक क्रिया है। शक्यता बोधक, वह खेल सकता है, जा सकता है, पढ़ सकता है। ये शक्यता बोधक और संयुक्त क्रिया का रूप है, जा सकता। इच्छा बोधक, वह पढ़ना चाहता है। पढ़ना एक है और एक चाहता, संयुक्त क्रिया है, दो दो क्रियाएं मिली हैं। पढ़ना चाहता है और यह इच्छा बोधक है, इच्छा नहीं, इच्छा। अनुमत बोधक संयुक्त क्रिया, उसे जाने दो, मुझे आने दो, उसे पढ़ने दो, खेलने दो, अनुमत बोधक। निश्चय बोधक, उसे जाना पड़ा, निश्चय का बोध करा रहा है। वह गिर पड़ा, जाना पड़ा, संयुक्त क्रिया। कौन सी संयुक्त क्रिया? निश्चय बोधक। मैंने किताब पढ़ डाली, निश्चयता का बोध कराता है। पढ़ डाली, पढ़ डाली, दो क्रिया है, संयुक्त क्रिया है, निश्चय बोधक। पुनरुक्त संयुक्त क्रिया, संयुक्त क्रिया है, दो दो क्रियाएं होंगी। अब पुनरुक्त, वह आता जाता रहता है, रोज हम लोग प्रयोग करते हैं। वह पढ़ता लिखता रहता है, ये पुनरुक्त संयुक्त क्रिया है। असमापिका क्रिया, दौड़ता हुआ लड़का गिर पड़ा, ये क्या है? असमापिका, जो समाप्त नहीं, चल रहा है, दौड़ता हुआ, दौड़ रहा था, समाप्त नहीं हुआ था, दौड़ते हुए गिर पड़ा। दौड़ता हुआ लड़का, रनिंग बॉय जिसे हम कहते हैं। रनिंग वाटर, बहता हुआ पानी। वो रनिंग क्या है? रनिंग, दौड़ता हुआ हिंदी में, अंग्रेजी में तो रूप नहीं है संयुक्त क्रिया का उसमें, लेकिन इसमें दौड़ता हुआ संयुक्त क्रिया है। और असमापिका, असमापिका, सीता आने वाली है, असमापिका क्रिया है, अभी आने वाली है, समाप्त नहीं हुआ है। आने वाली, संयुक्त हुए दो, आने वाली। वह खाते खाते मर गया, ही डाइड ऑफ ईटिंग। वह खाते खाते मर गया, कारण का बोध कराता है, संयुक्त क्रिया है। असमापिका क्रिया है, खाते खाते। वह आते ही रोने लगा, आते ही, असमापिका संयुक्त क्रिया है। जाने वाले को मत रोको, जाने वाले संयुक्त है और असमापिका है, जाने वाले। तो इस तरह से हमने चर्चा किया क्रिया क्या है, वाक्य में इसका काम क्या है। धातुओं में प्रत्यय लगाकर क्रिया का निर्माण देखा हमने। क्रिया के दो भेद हमने देखे, क्रिया के अन्य रूप हमने देखे, 7 रूप देखे क्रिया के। सहायक क्रिया 2 तरह की, सहायक क्रिया, सहायक क्रिया, नाम अलग अलग दे दिया हमने, ऑक्सिलरी हेल्पिंग वर्ब। द्विक्रमक क्रिया, नाम बोधक क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया, क्रियार्थक संज्ञा, संयुक्त क्रिया। 7 तरह की क्रियाओं के रूप हमने देखे और संयुक्त क्रिया के 12 रूप देखे।
आरंभ बोधक, समाप्ति बोधक, अवकाश बोधक, आकस्मिकता बोधक, निरंतरता बोधक, अभ्यास बोधक, शक्यता बोधक, इच्छा बोधक, अनुमति बोधक, निश्चय बोधक, पुनरुक्त संयुक्त क्रिया और समापिका क्रिया। तो इस तरह से हम समझते हैं कि हिंदी भाषा में क्रिया के बारे में एक पूर्ण समझ पैदा हुई है और पढ़ते समय, लिखते समय ये बात ध्यान में रहेगी कि ये कौन सी क्रिया है, कौन सा रूप है, क्या काम है उसका यहाँ। धन्यवाद।